प्यारे बच्चों, कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा कोडरमा प्रोजेक्ट रेल 2.0 मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया है। प्रत्येक विषय का 3 मॉडल सेट है, जिसमें से हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के सेट 1 को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग सेट 2 के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें भी हम लोगों ने सेट 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। यदि उन सभी वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो अपने चैनल DRGP 82 को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में देख सकते हैं। इसमें हम लोग अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक में कोई एक अंतर लिखिए। तो जो केंद्रीय बैंक होता है वो सरकार का बैंक होता है और उससे सरकार लेन देन करता है, जबकि जो व्यापारिक बैंक होता है उससे जनता अपना लेन देन करती है। तो इस तरह हम लोग साधारण भाषा में लिख सकते हैं। किताबी भाषा में है, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक पर पूर्ण रूप से उस देश के सरकार का स्वामित्व होता है एवं केंद्रीय बैंक सरकार के दिशा निर्देश पर कार्य करता है, जबकि व्यापारिक बैंक निजी स्वामित्व वाला प्राइवेट बैंक या सरकार के हिस्सेदारी वाला बैंक होता है, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक, यूनाइटेड बैंक आदि। उसके बाद है कर की परिभाषा दीजिए। तो कर की परिभाषा में यदि हम किसी अर्थशास्त्री का परिभाषा को अगर लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलता है। इसलिए इनातुल मुराद के अनुसार कर वह आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। करदाता को सरकार से मिलने वाले लाभ का इससे कोई भी संबंध नहीं होता है। अगला है, सकल घरेलू उत्पाद GDP और सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में क्या अंतर है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद हो गया मतलब अपना भारत देश के अंतर्गत उत्पादित वस्तु और सेवा, जबकि राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होगा तो विदेश वाला भी आय को हम लोग जोड़ देते हैं, तो वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। तो इसका परिभाषा है, सकल घरेलू उत्पाद देश के घरेलू क्षेत्र के उत्पादित सभी अंतिम वस्तु यहाँ हो जाएगा, जैसे गेहूँ, आटा, रोटी। तो रोटी हो गया आपका अंतिम वस्तु। तो उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बताता है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के समान निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। GDP एक क्षेत्रीय घरेलू धारणा है जो देश के घरेलू क्षेत्र तक सीमित होती है, जबकि GNP एक राष्ट्रीय धारणा है जिसका संबंध देश के समान निवासियों के साथ होता है। तो GDP मतलब घरेलू उत्पाद का फॉर्मूला है GNP माइनस शुद्ध विदेशी साधन आय, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला है GNP बराबर GDP प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय। GDP एक संकुचित धारणा है जो केवल घरेलू क्षेत्र तक सीमित होती है, जबकि GNP एक व्यापक धारणा है जिसमें शुद्ध विदेशी साधन आय शामिल होती है। अगला क्वेश्चन है, साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है। तो साख सृजन जो है व्यावसायिक बैंकों द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित कीजिए। अप्रत्यक्ष कर मतलब होता है जिस पर सरकार टैक्स लगाता है, वो टैक्स का भुगतान न करके दूसरे व्यक्ति पर टाल देता है और वो दूसरा व्यक्ति ही उस टैक्स को भुगतान करता है, तो इस तरह का कर अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो डाल्टन के अनुसार परिभाषा पूछा है, तो अर्थशास्त्री का अगर नाम लिख के हम लोग परिभाषा देंगे तो नंबर अच्छा मिलता है। तो डाल्टन के अनुसार अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो लगाए तो किसी एक व्यक्ति पर जाते हैं, किंतु इनका आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करना पड़ता है। अगला है, एकाधिकार का अर्थ लिखिए। तो अंग्रेजी के मोनोपोली मतलब एकाधिकार को हम लोग अंग्रेजी में मोनोपोली कहते हैं। तो मोनोपोली शब्द का अर्थ एक विक्रेता से होता है। अंग्रेजी की मोनो का अर्थ है एक और पोली का अर्थ है विक्रेता। एकाधिकार बाजार का एक ऐसा रूप है जिसमें वस्तु का केवल एक उत्पादक या विक्रेता होता है। एकाधिकार वाली वस्तु का कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता तथा नई फर्मों के एकाधिकार बाजार में प्रवेश पाने पर कानूनी, तकनीकी अथवा प्राकृतिक प्रतिबंध होते हैं। एक एकाधिकारी का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है और वह कीमत विभेद भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं। तो सरकार का आय और व्यय का जो लेखा जोखा हम लोग एक वित्तीय वर्ष में करते हैं
वो सरकारी बजट है। सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों मतलब आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, मुद्रा को लेखे की इकाई कहा जाता है, इस कथन का वर्णन करें। तो मुद्रा का दूसरा कार्य वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को मापना है। मुद्रा लेखे की इकाई के रूप में मूल्य का मापदंड करती है। लेखे की इकाई से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है। वस्तु विनिमय की एक मुख्य कठिनाई मूल्य मापने का अभाव था। मुद्रा के द्वारा इस कठिनाई को दूर किया जा सका है। प्रत्येक वस्तु और सेवा की कीमत मुद्रा के रूप में व्यक्त की जा सकती है। जब हम यह कहते हैं कि 1 किलो चीनी की कीमत 15 रुपये है, तो यह चीनी का मुद्रा में व्यक्त किया गया मूल्य है। क्रॉथर के अनुसार यह लेखे की इकाई का कार्य करती है। यह मूल्य के मापदंड अथवा प्रमाणिक मापक जिससे अन्य सभी वस्तुओं की तुलना की जा सकती का कार्य करती है। मुद्रा के द्वारा सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य अथवा कीमतों को मापा जा सकता है तथा व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य आंकने के पश्चात मुद्रा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच ऐसा अनुपात निर्धारित करती है जिसके आधार पर वस्तुओं तथा सेवाओं में परस्पर विनिमय संभव होता है। इसके फलस्वरूप हिसाब किताब रखना सरल हो जाता है। आय तथा व्यय के विभिन्न मदे परिसंपत्ति या दायित्व आदि को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मुद्रा के इस कार्य के फलस्वरूप व्यापारिक फर्मों अपनी लागतों, आय, लाभ, हानि का अनुमान लगा सकती है। देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की गणना की जा सकती तथा योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। मुद्रा के समान मूल्य मापक कार्य के फलस्वरूप समाज में आर्थिक सूचनाएं प्रसारित करना संभव हो गया है। कीमत संयंत्र की सहायता से उपभोक्ता अपनी मांग तथा उत्पादक अपनी पूर्ति के लक्ष्य को निर्धारित कर सकता है। तो इतना लंबा चौड़ा आपको भाषण नहीं मारना है, आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है और क्रॉथर का ये परिभाषा भी आप दे सकते हैं, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ऐसे साधारण अर्थ में मुद्रा के लेखे का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु को हम लोग मौद्रिक मान उसका मान सकते हैं। जैसे एक साबुन का दाम 10 रुपया, तो वो साबुन में मुद्रा का लेखा शामिल है, मतलब वो 10 रुपया का है, वो हुआ मुद्रा का लेखा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी बजट के उद्देश्य को लिखिए। तो सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। सरकार बजट के उद्देश्य है, पहला, आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। संपत्ति और आय का समान बंटवारा सामाजिक न्याय का प्रतीक है, जो कि भारत जैसे किसी भी कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा है संसाधनों का पुनः आवंटन। अपनी बजट संबंधी नीति द्वारा देश की सरकार संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करती है जिससे अधिकतम लाभ तथा सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। तीसरा है आर्थिक स्थिरता। तो अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र चलते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था को इन व्यापार चक्रों से सुरक्षित रखने के लिए सदा वचनबद्ध होती है। सरकार आर्थिक स्थिरता की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। चौथा है सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। तो सरकार के बजट संबंधी नीति से ही यह प्रकट होता है कि वह किस प्रकार सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से विकास की गति को तीव्र करने के लिए उत्सुक है। प्रायः सार्वजनिक उद्यमों को इन क्षेत्रों में लगाने का प्रयत्न किया जाता है जहां प्राकृतिक एकाधिकार पाया जाता है। तो बच्चों, ये पॉइंट को आपको याद कर लीजिए और इसको 1-2 बार पढ़िएगा तो ये याद हो जाएगा और अपने से भी बना के लिख सकते हैं। अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली के किसी एक दोष का वर्णन करें। तो इसका आंसर जो है वो आगे है, आगे भी यही क्वेश्चन को दोहरा दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो उस समय हम लोग इसको देख लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, भुगतान शेष के चालू खाते के घटकों को लिखिए। तो चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात एवं एक पक्षीय अंतरणों का हिसाब किताब रखा जाता है। चालू खाते की मदे या घटक है, चालू खाते में निम्नलिखित सौदे रिकॉर्ड किए जाते हैं। पहला, वस्तुओं का निर्यात तथा आयात अथवा दृश्य मदे, मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं। सेवाओं का निर्यात तथा आयात अथवा अदृश्य मदे। और तीसरा है एक देश से दूसरे देश का एक पक्षीय अंतरण। महत्वपूर्ण अवलोकन। तो भुगतान शेष के चालू खाते के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन इस प्रकार है। पहला, सभी निर्यातों मतलब वस्तुओं तथा सेवाओं को धनात्मक मदों में गिना जाता है क्योंकि इनके फलस्वरूप देश में विदेशी विनिमय का प्रवाह होता है।
दूसरा है सभी आयातों को ऋणात्मक मदों में गिना जाता है क्योंकि इनके परिणाम स्वरूप विदेशी विनिमय का प्रवाह देश से बाहर को होता है। तीसरा है वस्तुओं के निर्यात और आयात के शेष को दृश्यगत व्यापार का शेष कहा जाता है। चौथा सेवाओं के निर्यात तथा आयात के शेष को अदृश्य व्यापार का शेष कहा जाता है। पांचवा एक पक्षीय प्राप्तियों को धनात्मक मदे माना जाता है। फिर है एक पक्षीय भुगतानों को ऋणात्मक मदे माना जाता है। फिर है तीनों शेषों मतलब दृश्य व्यापार शेष, अदृश्य व्यापार शेष और एक पक्षीय अंतरण शेष के शुद्ध मूल्य को चालू खाते का शेष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतिम वस्तु है, इधर मध्यवर्ती वस्तु है। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो अभी उत्पादन की सीमा रेखा में ही है। फिर है अंतिम वस्तु, इनमें कोई मूल्य जोड़ना शेष नहीं है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं में मूल्य जोड़ना शेष रहता है। फिर है अंतिम उपभोग करने वालों जिनमें उपभोक्ता तथा उत्पादक सम्मिलित होते हैं के लिए तैयार होती है और यह अंतिम उपभोग करने के लिए तैयार नहीं होती है। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए अंतिम वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए सम्मिलित इसको मध्यवर्ती वस्तु को नहीं किया जाता है। कहने मतलब है अंतिम वस्तु मतलब हो गया रोटी और मध्यवर्ती वस्तु हो गया आपका गेहूँ आटा, ये आपका मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। यहाँ प्रभावित की जगह निर्धारित भी लिखा रह सकता है, दोनों का एक ही मतलब है। तो मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व, तो पहला आय में परिवर्तन। तो जब लोगों की आय बढ़ जाती है तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है, हर वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। आय के घटने से कम वस्तुओं की मांग होने लगती है। प्रभावित मतलब होता है कि कब मांग ज़्यादा होगा, कब मांग कम करना है, तो आय में परिवर्तन। दूसरा है मूल्य में परिवर्तन। तो सामान्यतः कीमत के कम होने पर वस्तुओं की मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ जाने पर वस्तुओं की मांग घट जाती है। तीसरा है जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या के बढ़ने पर समस्त वस्तुओं की पहले की तुलना में मांग बढ़ जाती है और जनसंख्या के घट जाने पर मांग कम हो जाती है। चौथा है जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन। तो वर्षा के मौसम में छाते तथा बरसाती की मांग होती है, जाड़ा में ऊनी कपड़ों की तथा गर्मी में कूलर ठंडे पेय पदार्थों की मांग बढ़ती है। फिर है अनुमान में परिवर्तन। जब किसी कारण से भविष्य में किसी वस्तु के न मिलने का अनुमान होने लगता है तो अधिक कीमत पर भी अधिक मांग होती है। छठा आय के वितरण में परिवर्तन, फिर आदत रुचि एवं फैशन में परिवर्तन और आठवां है विज्ञापन। तो ये पॉइंट आप दे सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपात नियम को कहा जाता है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन है जो पैमाने के प्रतिफल को कहा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से दोनों में अंतर करना है। तो पहला है उत्पादन फलन का प्रकार। तो साधन के प्रतिफल की यह मान्यता है कि साधनों का अनुपात परिवर्तनशील होता है। इसके विपरीत पैमाने के प्रतिफल की यह मानता है कि साधनों का अनुपात स्थिर रहता है। मतलब साधन का प्रतिफल में ये क्या होता है, साधनों का अनुपात परिवर्तनशील रहता है। जैसे मान लिए 2 साधन लिए, उत्पादन हुआ मेरा मान लिए 3, अब साधन ले लिए 4, उत्पादन हो गया मेरा 8, फिर साधन ले लिए 10, उत्पादन हो गया मेरा 15। तो यहाँ पर जो अनुपात है दोनों का, 4 में 2 को घटा दिए 2, इसके बाद 10 में 4 को घटा दिए 6। तो पहला बार में अनुपात 2 का है, दूसरा बार में 6 का अनुपात है। तो ये अलग अलग है, मतलब ये परिवर्तित हो सकता है साधन के प्रतिफल या अल्पकालीन उत्पादन फलन में। जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या कह रहा है कि साधनों का अनुपात स्थिर रहता है। मतलब साधनों का अनुपात स्थिर मतलब साधन लिए 2, उत्पादन हो गया 4, साधन लिए 4, उत्पादन हो गया 6, साधन लिए 6, उत्पादन हो गया 10। तो यहाँ हर बार साधनों का अनुपात क्या हो रहा है, स्थिर हो रहा है। मतलब 4 में 2 को घटा दीजिए तो 2, 6 में 4 को घटा दीजिए 2। तो ये जो बढ़ने का अनुपात है ये 2 पर क्या है, स्थिर है। तो इसी को हम लोग कहते हैं साधनों का अनुपात स्थिर रहता है। अगला है परिवर्तनशील साधनों की संख्या। तो साधन के प्रतिफल उस समय लागू होते हैं जब केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है तथा बाकी साधन स्थिर रहते हैं। इसके विपरीत
पैमाने का प्रतिफल उस समय लागू होता है जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ग है उत्पादन का पैमाना। तो साधन के प्रतिफल, इस मान्यता पर साधन का प्रतिफल जहां लिखा वहां आप अल्पकालीन उत्पादन फलन लिख सकते हैं, और जहां पैमाने प्रतिफल लिखा हुआ है वहां आप दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी लिख सकते हैं। अगला है साधन अनुपात। तो पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन इस मान्यता पर किया जाता है कि साधन अनुपात स्थिर रहता है। इसके विपरीत साधन प्रतिफल इस मान्यता पर आधारित है कि साधन अनुपात में परिवर्तन होता है। समय अवधि। तो पैमाने का प्रतिफल केवल दीर्घकालीन संभावना है, जबकि साधन के प्रतिफल का अध्ययन अल्पकाल के संदर्भ में किया जाता है। तो बच्चों, ये थे आपके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।